हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास से हम क्लास 9th के साइंस का पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। और वो पहला टॉपिक जो आज हम पहले स्टडी करेंगे उसका नाम है मोशन यानी गति। क्लास 9th के साइंस में फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है वो गति है। इसके विषय में थोड़ा बहुत हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हालांकि पिछली कक्षाओं में जैसे 7th और 8th में थोड़ा बहुत इसके बारे में हमने इसका फंडामेंटल देखा है, इसका बेसिक आइडिया लिया है। अब इसमें पिछली वाली क्लासेस के तुलना में थोड़ा विस्तार से मोशन यानी गति के बारे में हम देखेंगे। अब बात यह है कि मोशन पहले जो शब्द है यानी गति, इसको परिभाषित करेंगे और फिर इसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगर हम मोशन को डिफाइन करना चाहें, मोशन की डेफिनेशन देना चाहें, परिभाषा देना चाहें गति की, तो बोलेंगे जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती है तो उस वस्तु की स्थिति को हम कहते हैं कि वस्तु जो है वो गति की अवस्था में है, यानी वस्तु की अवस्था जो है वो गतिज अवस्था है। और अगर हम इसी चीज़ को इंग्लिश में रिपीट करें तो हम कहेंगे when the position of an object is changing with respect to time, then the object is supposed to be in the state of motion। तो क्या है कि अगर कोई वस्तु पहले यहाँ पे है, जब टाइम जो है वो मान लीजिए 1 सेकेंड पे ये यहाँ पे था, टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड पे ये यहाँ पे है, 3 सेकेंड पे ये कुछ यहाँ पे है और इस तरीके से चलता गया, तो हम क्या बोलेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट जो इस पॉइंट से गुजरा ए, इस पॉइंट से गुजरा बी, इस पॉइंट से गुजरा सी, और समय बढ़ने के साथ साथ जो वस्तु है वो अपनी जगह को परिवर्तित करता गया, अपनी स्थिति को परिवर्तित करता गया, तो उस कंडीशन में उस जगह पे हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है, उस ऑब्जेक्ट का स्टेट जो है वो मोशन वाला स्टेट है। अब इसमें ये तो इसका परिभाषा था। अब इसमें क्या हुआ, इससे जुड़े हुए जो कुछ बेहद ही आधारभूत टर्म्स है, फंडामेंटल टर्म्स है मोशन से जुड़े हुए, एक बार उसको हम नजर डालेंगे। लेकिन उस पर बढ़ने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के लिहाज से, वो है स्केलर एंड वेक्टर। यह दो टर्म जो वैसे तो डायरेक्टली सिलेबस में या एनसीईआरटी किताब में इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है, लेकिन इस दो शब्दों का जिक्र जरूर किया है उन्होंने। तो हम इससे बताना क्या चाहते हैं कि स्केलर और वेक्टर होता क्या है। बेसिकली स्केलर को हिंदी में दिस कहते हैं और इसको सदिश कहते हैं। अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ पे जाएं, इसके वर्ड मीनिंग पे जाएं, तो अदिश और सदिश का मतलब, अदिश का मतलब बिना दिशा के और सदिश का मतलब दिशा के साथ, डायरेक्शन के साथ। ये विदाउट डायरेक्शन है, ये विथ डायरेक्शन का कंसेप्ट देता है। अब क्या है कि अगर हम अब बात करेंगे स्केलर की, तो स्केलर क्वांटिटीज जो हैं, जो अदिश राशियां हैं, वो वैसी भौतिक राशियां हैं जिसको एक्सप्लेन करने के लिए, जिसकी व्याख्या करने के लिए हमें डायरेक्शन यानी दिशा की जरूरत नहीं होती है। बिना दिशा उन सारी भौतिक राशियों को हम अदिश राशि कहेंगे जिनको हम बिना दिशा का जिक्र किए उसकी व्याख्या कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं, उसको समझा सकते हैं। और अगर किसी भौतिक राशि को एक्सप्लेन करने में, उसकी व्याख्या करने में दिशा का संज्ञान लेना जरूरी हो जाए, दिशा के बारे में बताना जरूरी हो जाए, या दिशा के साथ ही उसको बेहतर तरीके से उसका व्याख्या हो सके, तो वैसी क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। यहाँ पे इसका दोनों का एक उदाहरण हम देख लेते हैं। जो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी का एक आसान सा एग्जांपल है मास, द्रव्यमान। और जो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में एक आसान सा उदाहरण हमारे पास है बल, या सिंपली हमारा वेट, जो कि एक बल है। भार कहते हैं इसको हिंदी में। अब क्या है कि ये दोनों टर्म जो है स्केलर और वेक्टर, वैसे
इस पर मूल इस शब्द पे ज़्यादा कुछ सवाल हमारे पास होता कम ही है, लेकिन यह है कि इस दो शब्द का कहीं कहीं पे जिक्र आ जाता है, इसलिए जानना जरूरी था। अब इसको आगे का हिस्सा इसका जो है वो डिस्कस करेंगे। हमने अभी मोशन को तो डिफाइन कर दिया, लेकिन एक टर्म और जुड़ा हुआ है इससे जो कहलाता है रेस्ट, स्थिर, या कई बार इसको जड़ भी कहते हैं। तो क्या है अपने पास कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई वस्तु की स्थिति, वस्तु का पोजीशन, ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं करता है, तो हम कहेंगे वह वस्तु रेस्ट की अवस्था में है, वह वस्तु का स्टेट जो है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है वो ऑब्जेक्ट। तो अगर हम डेफिनेशन देना चाहें तो बोलेंगे व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। अब इसके बाद इससे जुड़ा हुआ कुछ और शब्द जो है उसमें एक है हमारा पोजीशन। दूसरा टर्म है पाथ लेंथ और डिस्टेंस। तीसरा टर्म है डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद चौथा टर्म है, बेसिकली यह टर्म नहीं है, यह विभेद करने की बात हम यहाँ कर रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट with practical and numerical example। अभी क्या है, इसका हर शब्द हम एक एक कर देखेंगे कि क्या हम कहना चाहते हैं। पहला जो टर्म है पोजीशन यानी स्थिति। अगर कोई वस्तु हमें दी गई है और हमसे कहा जाता है कि किसी कमरे में या किसी भी जगह पर उसकी स्थिति को हम कैसे बताएंगे, तो स्थिति को बताने के लिए हमने क्या किया, एक टर्म डिफाइन किया है, इसको कहते हैं हम रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम में हमारे पास बेसिकली जो चीज़ हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पढ़ा था, कार्टेशियन निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ा था, उसी मॉडल का यूज करके, उसी मॉडल का उपयोग करके किसी वस्तु का हम पोजीशन किसी जगह पे बता सकते हैं। अगर कोई बिंदु यहाँ पे आ रही है तो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु से जो कि हमारा ओरिजिन है, यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने के बाद अगर ये हमारे पास r है, जो कि इसका ये पॉइंट P है, जो कि OP जो है वो r के बराबर है, और r इस O से P तक का ज्वाइन करने वाली रेखा है, तो हम इस बिंदु का कोऑर्डिनेट नियामक जो है वो निर्देशांक को बता सकते हैं। इससे एक लंब खींचेंगे x एक्सिस पे, साथ ही साथ इससे एक लंब खींचेंगे y एक्सिस पे, और उसके बाद ये जो पूरा का पूरा हमारा होगा, ये इस जगह को मैंने m और इसको n नाम दे दिया, तो O से लेके m तक का जो डिस्टेंस है ये हमारा हो गया x, और O से लेके n तक या P से लेके m तक जो है वो हमारा कुछ y हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा जो इसका कोऑर्डिनेट्स है वो x और y हो जाएगा, और इस तरीके से हम किसी बिंदु का कोऑर्डिनेट यानी उसका निर्देशांक बता सकते हैं। तो ये तो हुआ कि हमने किसी एक वस्तु के पोजीशन के बारे में, किसी एक ऑब्जेक्ट के पोजीशन के बारे में बताया, वो भी तब जबकि वो स्टैटिक है, जबकि वो रुका हुआ है। लेकिन अगर यही वस्तु चल रहा होता तो इस मूविंग ऑब्जेक्ट के पाथ को या इसके लोकस को
हम ट्रैक करते और अलग अलग समय में अलग अलग जगह उसका पोजीशन होता। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर यही बिंदु एक सर्कुलर पाथ में, एक वृत्तीय पाथ में, एक वृत्तीय कक्षा में घूम रही होती तो ये इसकी कहानी कुछ इस तरीके से बनती। और समय के किसी हिस्से में ये कुछ यहाँ पे था और उसके बाद यहाँ से कुछ, उसके बाद यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, और आगे समय बढ़ता रहा और वस्तु की स्थिति धीरे धीरे करके चेंज होती रही। तो हम कहना ये चाहते हैं कि अगर कोई वस्तु गतिज अवस्था में है, मतलब उसका मोशन का स्टेट है, तो टाइम के साथ साथ उसका पोजीशन भी चेंज करता रहेगा, टाइम बढ़ता रहेगा और उसके हिसाब से उसकी स्थिति भी बदलती रहेगी, उसके कोऑर्डिनेट्स, उसके निर्देशांक भी बदलते रहेंगे। पहले ये हमने किसी जगह पे दिखाया, किसी टाइम पे अगर ये यहाँ पे था तो इससे पहले भी किसी टाइम पे यहाँ पे और अलग अलग बिंदुओं पे रहा होगा। तो अगर क्या है कि वस्तु के पोजीशन में चेंज है टाइम के साथ तो हम बोलेंगे वो मोशन में है। अब इसका जो दूसरा हिस्सा है, इसको हम पाथ लेंथ बताना चाह रहे हैं, वो क्या है वो देखते हैं। अगर कोई वस्तु A से लेकर B तक जाती है, बिंदु A से लेकर बिंदु B तक कोई वस्तु जाती है, तो जाने के लिए हमारे पास अलग अलग रास्ते हैं। एक तो हमारे पास ये है कि यहाँ से सीधा उठा और इस तरीके से इस कर्व पाथ को फॉलो करता हुआ चला गया, पाथ नंबर 1। अगर ये इस पाथ से जाने के बजाय ये इस तरीके से गया कि ये इस तरीके से डांस करता करता सा गया, और ये है हमारा पाथ नंबर 2। एक और है हमारे पास कंडीशन कि ये ऐसा जाने के बजाय सीधा सीधा यहाँ से होता हुआ, ए से होता हुआ सिंपली बी तक चला गया, ये पाथ नंबर 3। तो अगर कोई वस्तु ए से बी तक जाने में इस 3 में से किसी भी एक पाथ, किसी भी एक रास्ते कक्षा का अनुसरण करता है, अनुगमन करता है, तो उसमें क्या बोलेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट ए से बी तक आने में पाथ 1 को फॉलो करता है, तो जो इस पे हमने कुछ नाम लिख दिए P Q, तो अगर ऑब्जेक्ट वस्तु A P Q B तक आता है इस रास्ते से, तो जो ये लाइन है लेंथ ऑफ A P Q B जो है वो कहलाएगा पाथ लेंथ, या इसको सिंपली हम डिस्टेंस कहेंगे। कि अगर कोई वस्तु A से B तक जाने में A P Q B यानी रास्ता 1 नंबर रास्ते से होते हुए गुजरता है, तो इसको तो हम बोलेंगे पाथ लेंथ। लेकिन अगर साथ ही साथ अगर वो रास्ता 2 से भी आता है, 1 से आएगा तो भी पाथ लेंथ कहेंगे, 2 से आएगा तो भी पाथ लेंथ कहेंगे। लेकिन अगर वो 1 या 2 के बजाय अगर वो तीसरे रास्ते से का अनुसरण करता है, तीसरे रास्ते का अनुगमन करता है, तो इस केस में क्या होगा, अगर तीसरा जो पाथ है, तीसरा जो रास्ता है वह A और B के बीच की एक सरल रेखा को से मिलाई जाती है। यदि A और B को एक सरल रेखा से मिलाया जाता है, जो कि अगर तीसरा रास्ता की हम बात करते हैं, थर्ड पाथ की बात करते हैं, तो इस केस में कहेंगे तीसरा जो पाथ है वो A और B का सबसे न्यूनतम दूरी, सबसे न्यूनतम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस देगा या मिनिमम गैप देगा, और उस केस में हम उसको पाथ 3 जो है उसको रेफर करेंगे डिस्प्लेसमेंट के सेंस में। मतलब क्या है कि अगर A से B तक जाने के लिए हमने 4 5 6 हमारे पास रास्ते हैं, और क्या है वो चारों 5 और 6 में से सभी अलग अलग रास्ते हैं, सिर्फ एक रास्ते को छोड़ के जो कि एक सरल रेखा में A से B तक को मिलाता है, तो वो जो सरल रेखा, सरल और सीधी रेखा जो A से B तक को मिलाएगी वो हमारा डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कहलाएगी। और बाकी के जो रास्ते हैं 1 और 2 या और जो बाकी के रास्ते होंगे बचे हुए, वो सारे के सारे क्या होंगे, वो एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ यानी वास्तविक उस रास्ते की लंबाई देंगे, जिससे कि हमारा क्वांटिटी डिस्टेंस मेजर होता है। अब जो बात हमने कही, इस चीज में हम चाहें तो डिफरेंस दे सकते हैं। कैसे डिफरेंस देंगे उस पर एक बार नजर देते हैं।
हमने क्या किया, इसका जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का, एक बार उस पर ध्यान देंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं, वहाँ से यह चीज़ बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी, हमारी संकल्पना जो है वह बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। इसमें क्या किया, हमारे पास मान लिया कि एक कोई वस्तु है जो कि सर्कल में मूव कर रही है, एक कोई वस्तु है जो एक सर्कल में मूव कर रही है कुछ इस तरीके से। अब कंडीशन क्या है, यह एक कंप्लीट सर्कल, कोई वस्तु जो है वो एक कंप्लीट सर्कल में इस तरीके से मूव करती है, जिसका रेडियस त्रिज्या जो है वो r है, ये सेंटर O है, और कोई वस्तु इसमें क्या कर रही है, इसमें गति कर रही है इस रास्ते में। इस हिसाब से अगर इसका हम पाथ लेंथ देखें या डिस्टेंस जिसको हम कहेंगे, वो क्या हो जाएगा, जो कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बराबर होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बराबर होगा, और ये दूरी जो है हमारी 2 पाई r के बराबर हो जाएगी। लेकिन अगर इसी रास्ते में हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, तो यह डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु और जो आखिरी बिंदु है वह एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर गया है ना, वह एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर गया है, मतलब उसमें अंतर करना पाना मुश्किल है कि प्रारंभिक बिंदु कौन सा है और अंत बिंदु कौन सा है। तो इस तरीके से क्या होगा, हमने कहा था शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द गिवन पॉइंट्स इज कॉल्ड सिंपली डिस्प्लेसमेंट। दो बिंदु के बीच में दिया गया जो सबसे छोटा रास्ता होता है उसको हम उन दोनों बिंदुओं के बीच का डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो प्रारंभिक बिंदु है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो, और जो फिनिशिंग पॉइंट है वो दोनों चूंकि एक ही जगह पे है, तो इसलिए उन दोनों बीच के बिंदु की कोई दूरी नहीं है और वो दूरी 0 है। तो इसको, ये तो सबसे आसान सा उदाहरण था इसको समझाने के लिए, लेकिन क्या करें, इसका एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेते हैं तो वह और भी इसको स्पष्ट करेगा। इसी हमारे एनसीईआरटी में हमारे पास एक कंडीशन दी हुई है कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई एक फार्मर का फील्ड है जो कि स्क्वायर शेप में है, और इसमें क्या है कि इसकी एक साइड, एक भुजा जो है वह हमें मान लिया हमने 10 मीटर की है, एक भुजा इसकी 10 मीटर की है। तो अब क्या है कि कोई वस्तु इस स्क्वायर के वाले शेप वाले फील्ड में चारों तरफ दौड़ती है या घूमती है, और घूमने के बाद वह 4.5 चक्कर लगाती है। इस पाथ में घूमने के दौरान वो 4.5 चक्कर 4 होल 1/2 साइकिल वो कंप्लीट करती है। तो 4 होल 1/2 साइकिल अगर वो कंप्लीट करती है और हमसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट व्हाइल 4 होल 1/2 साइकिल इफ द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम ए। अगर वो ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट करता है और फिर बी, फिर सी से, डी से होता हुआ फिर ए पे वापस आता है और वो 4.5 चक्कर लगाता है, तो 4.5 चक्कर में अगर हम निकालना चाहें कि डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम क्या देखेंगे कि 4.5 चक्कर लगाया है, मतलब ए से स्टार्ट किया तो ए से वापस ए पे आया 1 चक्कर, फिर ऐसे ही ये वापस ए पे आया 2 चक्कर, 3 चक्कर, वैसे ही 4 चक्कर ये लगाएगा। तो 4, चूंकि एक चक्कर में जो तय किया गया दूरी है वो यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर है, ये 10, ये 10 और ये 10, तो एक चक्कर में वो 40, 1 साइकिल इज इक्वल टू 40 मीटर। तो 4 साइकिल उसने कवर किया है, तो 4 साइकिल के लिए कितना हो जाएगा, 160 मीटर हो जाएगा, और हाफ साइकिल और कवर किया है उसने, मतलब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आया होगा। तो इस हिसाब से देखें तो क्या होगा कि 10 मीटर और 10 मीटर हाफ साइकिल के लिए ये 20 मीटर और इसने तय किया। तो कंडीशन क्या है, टोटल जो है 4.5 साइकिल में उसने जो दूरी तय की वो है 180 मीटर।
4.5 साइकिल में उसने 180 मीटर तय किया, और जो ये 180 मीटर जो है ये हमारा डिस्टेंस है, ये 180 मीटर जो है ये इसका डिस्टेंस है। लेकिन अगर हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्योंकि 4 साइकिल कंप्लीट हो चुका है, तो और जहां से शुरू किया था इसने ए से, वापस वहां पे ए पर आया, 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार, तो 4 बार यहाँ वापस ए से शुरू होकर ए तक आने में जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा 0 है। और बाकी जो डिस्प्लेसमेंट, वास्तविक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो वास्तव में आधे साइकिल के दौरान ही हुआ। तो हम कहेंगे कि भाई डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू और टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट along हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 4 साइकिल्स प्लस डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ साइकिल। अभी क्या है, क्योंकि 4 साइकिल में जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा 0, और हाफ साइकिल में जो डिस्प्लेसमेंट होगा सिर्फ वो रह जाएगा आफ्टर हाफ साइकिल। और ये डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ साइकिल के बाद की कंडीशन हमें क्या कहती है, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो चूंकि ये जो है ये एक स्क्वायर है, एक वर्ग है, तो हम क्या कर सकते हैं कि वर्ग के जो अंतः कोण होते हैं, इंटीरियर एंगल होते हैं, वो 90 डिग्री होते हैं। तो हम सीधा सीधा ए से लेके सी बिंदु तक को हम ज्वाइन कर देंगे, मिला देंगे। और चूंकि ये बी जो एंगल है ये एक राइट एंगल है, एक समकोण है, तो क्या होगा हमारे पास, हम ये 10 मीटर का है, ये भी 10 मीटर का है, तो हम क्या करेंगे, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बन गया है, जिसमें बी जो है वो 90 डिग्री है और ए सी जो है वो उसका हाइपोटेनस यानी विकर्ण है। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है हमारा वो क्या कहता है कि ए सी का वर्ग जो होगा वो ए बी के वर्ग के और बी सी के वर्ग के योगफल के बराबर होगा। The square of AC is actually the sum of the square of AB and BC according to Pythagoras theorem in accordance with this figure। इस फिगर के हिसाब से, इस डायग्राम के हिसाब से पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है। तो हम लिखेंगे AC is equal to स्क्वायर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, और ये चीज क्या हो जाएगी, यहाँ से 10 का स्क्वायर 100 मीटर स्क्वायर प्लस में यहाँ से फिर से 100 मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 × 100 मीटर स्क्वायर, और यहाँ से 10 मीटर रूट 2 और सिंपली 10√2 मीटर आ जाएगा। अगर हम चाहें तो इस पूरे के पूरे डाटा को, अगर हम इस वर्गमूल से आजाद कर एक्चुअल डाटा लाना चाहते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, √2 का वैल्यू रख देंगे और AC का मान आ जाएगा 10 मीटर गुने 1.414, और ये वैल्यू लगभग आपकी 14.14 मीटर AC जो है वो आकर रह जाएगा। यह हमारा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस। अगर हम कई जगहों पे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं और उसको एक ही समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वह दो अलग अलग टर्म है, दो अलग अलग चीज़ें हैं, दो अलग अलग राशियां हैं। यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि अगर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक रिलेशन, एक आबंध, एक संबंध बताना चाहें, तो ये लिखेंगे कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा या तो बड़ा होगा या बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के। यानी डिस्प्लेसमेंट कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है डिस्टेंस के, वो हमेशा या तो डिस्टेंस से छोटा होगा, या अधिकतम किसी केस में यह हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो है वो बराबर हो जाए।
लेकिन कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं होगा। इसका एक दो और एग्जाम्पल देखेंगे तो यह कॉन्सेप्ट जो है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा हमारा। हमारे पास क्या है, कोई एक ऑब्जेक्ट था जो ए पॉइंट से स्टार्ट करता है, बी तक जाता है और उसके बाद फिर इसी रास्ते से एक पॉइंट सी तक आता है, जो कि ए से कुछ नियत दूरी पे स्थित है। अब माना कि ए से बी का दूरी जो है वो 25 मीटर है, माना ए से बी का दूरी 25 मीटर है और ए से सी का दूरी जो है ये 15 मीटर है, और कोई वस्तु पहले ए से बी की तरफ जाती है, फिर बी से सी की तरफ जाती है, तो पहले उसने डिस्टेंस कवर किया ए बी, फिर उसके बाद कवर किया बी ए, और फिर बाद में ए सी। ये उसका पूरा का पूरा पाथ का कंडीशन है। तो ए से बी की तरफ, फिर बी से ए की तरफ और ए से सी की तरफ। तो अगर हम डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस में हम क्या करेंगे, एक बार ए बी जो कि 25, तो डिस्टेंस जो है यहाँ पे हमारा वो हो जाएगा ए बी प्लस में बी ए प्लस में ए सी, और वो हो जाएगा 25 मीटर प्लस में 25 मीटर प्लस में 15 मीटर, और ये सब जोड़कर 65 मीटर इसका डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन अगर इसी में हम डिस्प्लेसमेंट कवर करें तो डिस्प्लेसमेंट इसी चीज़ के लिए अगर हम निकालें तो कंडीशन क्या होगी, जब वह ए से बी की तरफ गया, तो अगर हम ए से बी की तरफ जाने को अगर हम पॉजिटिव मान रहे हैं, धनात्मक मान रहे हैं, तो बी से ए की तरफ आने को हमने क्या करना होगा, मानना होगा ऋणात्मक, उसका निगेटिव मानना होगा। तो यहाँ से क्या होगा, पहले वो ए से बी की तरफ गया ए बी, प्लस लिखेंगे दोबारा से बी ए और प्लस ए सी, और यहाँ से क्या होगा कि चूंकि इसका डायरेक्शन उलट गया है, तो अकॉर्डिंग टू स्केलर वेक्टर कंसेप्ट हमारे पास क्या है कि जो ए बी है वो बराबर नहीं होता है बी ए के। ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए होगा, या फिर ये बोलें कि बी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी होगा। तो इस हिसाब से ए बी और यहाँ पे माइनस ऑफ ए बी रख दिया, प्लस में ए सी, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू कट जाएगी, और जो ए सी है वो भी चूंकि उल्टी दिशा में जा रही है, तो ये माइनस ऑफ ए सी हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा माइनस, और ये वाला हो जाएगा 15 मीटर। तो इस तरीके से देखें तो डिस्टेंस जो है वो 65 मीटर आता है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो 15 मीटर आता है, वो भी निगेटिव साइन के साथ, ऋणात्मक साइन के साथ, जो कि इसके वास्तविक गति के डायरेक्शन के, गति के दिशा की उल्टी दिशा को दिखाता है। तो यहाँ से 15 मीटर निगेटिव और पॉजिटिव 65 मीटर, अब यहाँ से दोनों में जो अंतर है वो स्पष्ट करता है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो है वो दो अलग अलग राशि है, दो अलग अलग क्वांटिटी है, दोनों सेम नहीं है। और साथ ही साथ क्या है कि डिस्टेंस जो है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी या उसके बराबर हो सकती है, लेकिन कभी भी छोटी नहीं होगी। यहाँ से हमारा जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाला जो कंडीशन है वो खत्म होता है। आज का ये क्लास 9th का मोशन चैप्टर का जो वीडियो है इसको यहाँ हम समाप्त कर रहे हैं। अगर आप लोग अपनी इस वीडियो को देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए। क्योंकि आज क्लास 9th के लेक्चर का पहला वीडियो हमने शूट आउट किया है, तो आप इस पर अपनी राय जरूर रखें। और वीडियो को, और हमारा जो चैनल है भास्कर, हमारा जो ऑफिशियल चैनल है यूरेका ट्यूटोरियल्स ऑफिशियल यूट्यूब पे, आप उसको लाइक शेयर करें। हमारे फेसबुक पेज
को भी आप लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पेज पे आप यूरेका ट्यूटोरियल सर्च करें और फिर वहाँ से हमें हमारे पेज को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको यह लेक्चर पसंद आता है तो और भी ज़रूरतमंद लोगों तक इसको पहुँचाएँ, क्योंकि इस प्रयास से हम YouTube के माध्यम से हम और उन लोगों तक भी पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं जिन लोगों तक शिक्षा वास्तव में नहीं पहुँच पाती। इस तरीके से हम उन्हें बिना किसी कीमत, कोई खास ज़्यादा कीमत के या अतिरिक्त खर्च के, इस तरह से क्वालिटी एजुकेशन जो है वो उन तक पहुँचा सकेंगे। तो आप इसमें मेरी मदद करें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे ही इन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाता रहूं और डालता रहूं यूट्यूब पर, तो काइंडली आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें। धन्यवाद, आभार आपका।